हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमेज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग जनरल स्टडीज सेट 32 करने जा रहे हैं। इससे पहले 31 सेट जो है वो मैं करवा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट पर जरूर जाइए और उनको जरूर करिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो एमसीक्यू है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको जरूर करके जाएं। एचपी टेट और कमीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, काफी वीडियोस उसमें आपको मिलेंगी, तो वहां से भी आप अपनी तैयारी जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सकता है आगे से आगे अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने उस समय निम्न में से कौन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने? लॉर्ड माउंटबेटन, एम.ए. जिन्ना, लियाकत अली खान, शौकत अली। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है कि कौन पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे। मतलब जब आजादी के बाद वायसराय का पद जो है वो खत्म कर दिया गया था 1947 में, तो उस टाइम लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो वायसराय थे, तो वो अंतिम वायसराय थे। और फिर वायसराय का पद खत्म कर दिया गया जब देश आजाद हुआ और गवर्नर जनरल का पद जो है वो बनाया गया था। तो उस समय भारत ने अपना जो पहला गवर्नर जनरल है वो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्हीं को नियुक्त कर लिया था। लेकिन पाकिस्तान जो है उन्होंने अपना पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया था मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को जो है पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य अपहरण नीति, जो हड़प नीति है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी द्वारा सर्वप्रथम राज्य में मिला लिया गया था? सबसे पहले हड़प नीति के अंतर्गत पूछा गया है, हड़प नीति के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले किसको मिलाया था? तो सबसे पहले जो है वो सतारा को मिलाया गया था, सतारा को 1848 में। आपको पता है डलहौजी आए थे 1848 में वायसराय के रूप में और 1856 तक जो है वो भारत में वायसराय के पद पर रहे। तो आपको याद रखना है कि इन्होंने सतारा को सबसे पहले 1848 में जो है वो हड़प नीति के अंतर्गत जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। उसके बाद जो है इन्होंने सबलपुर को 1849 में जो है वो मिला लिया था ब्रिटिश साम्राज्य में। ठीक है, नागपुर अगर पूछा जाए झांसी, झांसी को 1853 में और नागपुर जो है वो 1854 में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इन्होंने इन सबको जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सतारा जो है 1848, और भी बहुत सारे थे जैसे कि अवध। ठीक है, अवध आपको पता है अवध पर कौन सा आरोप लगाया गया था? अवध को भी देखिए, हड़प की किसी भी राजा के पास जो है वो एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी, अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि बोला उसके जो दत्तक पुत्र होंगे या गोद, मतलब जो गोद लिए हुए होंगे उनको जो है वो उनका साम्राज्य जो है, राजा का राज्य जो है वो उसको नहीं दिया जाएगा। अगर तो आपका कोई मतलब खुद का आपका कोई उत्तराधिकारी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ब्रिटिश साम्राज्य में उसको मिला लिया जाएगा। ये हड़प की नीति थी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले सतारा को जो है वो ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था। अवध को भी मिला लिया गया था, लेकिन अवध को कुछ अलग तरीके से, अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया था। ठीक है, इस पर कुशासन का आरोप लगाया गया था और अवध को भी जो है वो मिला लिया लग गया था, लेकिन इसको कुशासन का आरोप लगाया गया था और इसको 1856 में जो है वो मिला लिया गया था। ठीक है, तो हमारा जो 1857 का रिवोल्ट हुआ है उसका एक बहुत बड़ा कारण था ये डलहौजी की हड़प की नीति। ठीक है, एक बहुत बड़ा कारण रहा है उसका, हड़प की नीति डलहौजी की। ठीक है, तो आपको ये सारा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के समय में कौन सा विद्वान था जिसने पद्मावत की रचना करी थी? तो पद्मावत की रचना जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने करी थी। पद्मावत जो है वो एक महाकाव्य है। ठीक है, इसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। इसमें बताया गया है कि जो खिलजी वंश था उसमें जो अलाउद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने कैसे चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और चित्तौड़ के राजा थे रतन सिंह। ठीक है, चित्तौड़ के राजा थे रतन सिंह। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चित्तौड़ के ऊपर जो है चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और इनके आक्रमण का बोला जाता है कि मुख्य कारण क्या था, जो राजा रतन सिंह थे उनकी जो पत्नी थी पद्मिनी, ठीक है, उनके लिए जो है बोला अलाउद्दीन खिलजी ने जो है चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है, और रानी पद्मिनी ने जो है वो जौहर कर लिया था। इसमें जौहर की बात जो है वो इन्होंने की हुई है। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है ये पद्मावत जो महाकाव्य है इसकी रचना करी है, ये आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की बाह्यतम आउटर जो परत है वो उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको वर्णमंडल कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, किरीट या कोरोना कहते हैं, या स्थल मंडल कहते हैं? ठीक है, तो जो सूर्य की सबसे बाहरी है ना परत उसको बोलते हैं किरीट या कोरोना, या इसके अलावा इसको परिमंडल भी बोलते हैं। ठीक है, किरीट या कोरोना की बजाय इसको परिमंडल भी बोला जाता है। ठीक है, परिमंडल। तो ये आपने याद रखना है कि ये सबसे बाहरी, ठीक है, सबसे बाहरी है। और इसको क्या बोला जाता है? इसको सूर्य का वायुमंडल। ये इसमें क्या है कि ये सूर्य के चारों ओर का एक पतला वातावरण होता है। ठीक है, जो कि हमें कब दिखाई देता है? ये हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण के टाइम हमें दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के टाइम हमें दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर एक पतला वातावरण होता है जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो है वो दिखाई देता है। तो आपको याद रखना है, इसको परिमंडल बोलते हैं। ये सूर्य की सबसे आउटर लेयर होती है। ठीक है, उसके अंदर होता है वर्णमंडल। ठीक है, उसके अंदर होता है वर्णमंडल। वर्णमंडल जो भयानक गति वाली हवाएं चलती हैं, भयानक गति वाली वायु जो है वो होती है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब तेज गति वाली वायु जो है वो यहाँ पे बहती है, तो इसको बोलते हैं वर्णमंडल। ठीक है, और उसके अंदर जो है वो होता है प्रकाश मंडल। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? प्रकाश मंडल। बोला ये सूर्य की सतह होती है। ठीक है, सूर्य की दृश्य सतह, सूर्य की दृश्य सतह होती है ये। ठीक है, जिसका तापमान कई जगह पे 500 लिखा होता है। ठीक है, 5500 डिग्री सेल्सियस और कहीं पर 6000 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब 5500 डिग्री सेल्सियस से लेके 6000 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो इसका तापमान होता है प्रकाश मंडल का। ठीक है ना, आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सिलिकॉन चिप बनाई जाती थी और यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, इससे संबंधित, तो इसलिए इसको सिलिकॉन वैली बोला जाता है। और ये कहाँ पर है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। नेक्स्ट है, डंकन पैसेज किनके बीच स्थित है? तो देखिए बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो मैंने आपको करवाए थे। हमने इससे रिलेटेड हमने एक प्रीवियस वीडियो करी हुई है, बट हम एक बार फिर से इनको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें इसका आंसर क्या होगा हम पहले ये देख लेते हैं। जो डंकन पैसेज है वो हमारा दक्षिणी अंडमान, ठीक है, जो डंकन पैसेज है वो हमारा दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है, जो कि ये है फर्स्ट पार्ट है इसका। ठीक है, फर्स्ट आंसर है इसका सही। तो इसमें हमने पहले भी पढ़े थे। ठीक है, बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो हमने किए हैं, तो आइए इनको एक बार फिर से हम जो है वो देख लेते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले किया था 8 डिग्री चैनल। जो 8 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय व मालदीव के बीच में है, मिनिकॉय व मालदीव के बीच में। ठीक है, और मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। ठीक है, और इंडिया में पड़ता है ये। तो ये इंडिया और मालदीव भी बोल सकते हो आप, या फिर मिनिकॉय और मालदीव, इनके बीच में पड़ता है। 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और लक्षद्वीप की जो राजधानी कवारती, ठीक है, और मिनिकॉय के बीच में पड़ता है। मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का ही पार्ट है। तो कवारती और मिनिकॉय के बीच में जो है वो 9 डिग्री चैनल पड़ता है, कवारती और मिनिकॉय के बीच में। उसके बाद है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ठीक है, आप इसको अंडमान और निकोबार के बीच में भी बोल सकते हो। और अगर आपसे पर्टिकुलर स्थान पूछा जाएगा तो आप लिटिल अंडमान और कार निकोबार बोल सकते हैं। ठीक है, जो ग्रेट चैनल है, ठीक है, ग्रेट चैनल, वो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में है और ग्रेट निकोबार जो है ये भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है, सबसे दक्षिण में पड़ता है ग्रेट निकोबार। तो भारत और इंडोनेशिया भी बोल सकते हो आप ग्रेट चैनल, ठीक है, इसको महान चैनल भी बोलते हैं। तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में भी बोल सकते हो और ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के भी बीच में बोल सकते हो। किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, आपने ध्यान रखना है। जो कोको स्ट्रेट है, कोको, ठीक है, कोको चैनल भी बोलते हैं इसको। तो ये कोको द्वीप म्यांमार का द्वीप है ये, और उत्तरी अंडमान इंडिया, ठीक है। तो आप इसे भारत और म्यांमार के बीच भी बोल सकते हो और कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में भी बोल सकते हो। डंकन पास जो है वो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है, ठीक है। पाक स्ट्रेट जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है और मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। इनको एक बार मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। तो देखिए ये भारत का मैप है। आप इसमें यहाँ पर आएंगे जब बंगाल की खाड़ी में, तो सबसे पहले यहाँ पे कोको द्वीप आता है जो कि म्यांमार का द्वीप है। ये ऊपर म्यांमार है, ठीक है। कोको द्वीप जो है ये म्यांमार का द्वीप है। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में पड़ता है कोको चैनल,
ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद आ जाओ उत्तरी अंडमान के नीचे मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के नीचे दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान के नीचे है लिटिल अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में पड़ता है डंकन पास, जो हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद है लिटिल अंडमान, यहाँ पे अंडमान खत्म होता है, निकोबार स्टार्ट हो जाता है। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इनके बीच में पड़ता है 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है ये। तो आप अंडमान और निकोबार के बीच में भी बता सकते हो 10 डिग्री चैनल, या फिर अगर पर्टिकुलर स्थान पूछा जाता है तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा ग्रेट चैनल या ग्रांड चैनल या फिर महान चैनल जिसको बोलते हैं, तो ये हमारा निकोबार और सुमात्रा द्वीप, ग्रेट निकोबार सुमात्रा द्वीप, या फिर इंडिया और इंडोनेशिया भी बोल सकते हो, इन दोनों को सेपरेट करता है ग्रेट चैनल। ठीक है, इसके अलावा जो हमने 8 डिग्री और 9 डिग्री किया, तो ये देखिए यहाँ पे लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीव। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, ठीक है, लक्षद्वीप या फिर कवारती, लक्षद्वीप तो नहीं बोलेंगे, लक्षद्वीप, मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का ही पार्ट है। कवारती और मिनिकॉय के बीच में पड़ता है ये 9 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता और शीशे के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हिल्स कहां पर है? तो ब्रोकन हिल्स जो है वो हमारी ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि जस्ता और शीशे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो पहले तो आपने याद रखना है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं, लेकिन जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब इसमें सिर्फ 14 ही भाषाएं थी जिनको मान्यता मिली थी। ठीक है, उस टाइम 14 थी। ठीक है, 14 थी उस टाइम पे जब जो बनकर तैयार हुआ था हमारा, जिसे हम मूल संविधान बोलते हैं। ठीक है, उसको हम मूल संविधान बोलते हैं। उसके बाद जो है बहुत सारे संविधान संशोधन हुए हैं, आज भी बहुत सारे संविधान संशोधन होते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा जो है वो बाकी की भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो सबसे पहला ये जो 8वीं अनुसूची में सबसे पहली जो भाषा जोड़ी गई थी वो संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। ठीक है, देखो 21वां संविधान संशोधन था। 21वां कब हुआ था? 1967 में। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, वैसे ही फिर एक और संविधान संशोधन होता है भाषाओं से रिलेटेड, जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। और वो कौन सा संविधान संशोधन था? यहाँ पे लिख रही हूँ, 71वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71 में संविधान संशोधन 1992 में। उसके बाद जो संविधान संशोधन हुआ है वो है 92nd। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? ये हुआ था 2003 में। ये कब हुआ था? 2003 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसमें सबसे पहली थी मैथिली, नेक्स्ट है संथाली, नेक्स्ट है डोगरी, ठीक है, और लास्ट वन है इसमें बोडो। लास्ट वन है इसमें बोडो। ठीक है, तो आपने ये सारी भाषाएं जो है याद रखनी है। देखिए, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, उसके बाद एक भाषा जोड़ी गई। 21वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन किया गया 1967 में, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जो कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा, नमक के नाम से प्रसिद्ध है ये, तो इनको जोड़ा गया। और उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, जिसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो 4 भाषाएं जो है वो जोड़ी गई। तो ये सारा जो है वो आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके एक क्वेश्चन से आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करूँ। तो आपने प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है। अभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो जुड़ पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? कोरम क्या होता है? कोरम का मतलब होता है ना कि कितने सदस्य अगर लोकसभा में उपस्थित हैं तो आप लोकसभा की कार्यवाही जो है उसको स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कितने लोगों के साथ लोकसभा की कार्यवाही स्टार्ट हो सकती है? 1/10। 1/10 लोकसभा का कोरम बोलते हैं इसको। ठीक है, लोकसभा का कोरम जो है वो कितना है? वो है 1/10। मतलब टोटल सदस्यों का अगर 1/10 सदस्य उपस्थित है लोकसभा में, तो उनके साथ जो है लोकसभा की कार्यवाही स्टार्ट करी जाती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, लोकसभा का कोरम है 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान्यायवादी को भारत के किस न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार प्राप्त है? उच्च न्यायालय में,
उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में या किसी भी न्यायालय में या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आपको याद रखना है भारत का महान्यायवादी, हमने बहुत बार डिस्कस किया है इसके बारे में। आर्टिकल 76 जो कि क्या होता है, ये हमारा विधि सलाहकार होता है, ठीक है। भारत का विधि सलाहकार बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये जो है अगर राज्यों में पूछा जाए तो एडवोकेट जनरल होते हैं, और अगर देश का पूछा जाए तो अटॉर्नी जनरल होता है, जिसको महान्यायवादी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो ये जो है विधि सलाहकार होता है। तो इसको जो है किसी भी न्यायालय में जाने की, वहां पर न्यायालय की कार्यवाही को सुनने की, वहां बैठने की, हर चीज की जो है वो परमिशन होती है। इनको संसद में बैठने की भी परमिशन होती है, ठीक है। ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन ये संसद में भी जा सकते हैं, उसकी कार्यवाही में भी भाग ले सकते हैं। हाँ, वोटिंग नहीं कर सकते, लेकिन संसद में ये बोल सकते हैं, और संसद में अगर कोई कमेटी बन रही है तो उसके सदस्य भी ये बन सकते हैं, लेकिन ये संसद में वोटिंग नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। और किसी भी न्यायालय जो है वहां पर भी ये जा सकते हैं, और उसमें अगर कोई भी केस चल रहा है, कार्यवाही चल रही है, तो उसमें ये उसमें ये बैठकर उसको सुन सकते हैं, ठीक है। उससे संबंधित जानकारी जो है ये प्राप्त कर सकते हैं। तो महान्यायवादी जो है ये किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं, महान्यायवादी जो है ये किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है प्लीज लाइक करना है, प्लीज शेयर करना है, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, ठीक है, ताकि और लोग जो है वो जुड़ पाए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।